नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामविल पर। साथियों, आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसका नाम है आधुनिक काल। आधुनिक काल के जो प्रश्न हमने आज की क्लास में ले रखा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में हम लोगों ने ले रखा है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे। शुरू करते हैं आज क्लास को। एक बेहतरीन क्लास का आरंभ होने वाला है और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। यहाँ पर जंग ऑप्शन में दे दिया है, ये जगमोहन है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है। देखिए, जो प्रेम प्रलाप है ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं मानी जाती है। साथियों ध्यान रखेंगे, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं। यह भारतेंदु जी की कृति है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति ये मानी जाती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1800 यानी 1877 ईस्वी में हुआ था, 1877 ईस्वी में। जैसा कि आपको पता भी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो 1850 ईस्वी को हुआ था। मैं थोड़ी सी इसकी विस्तृत चर्चा कर देता हूं अगले पेज पर। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1850 को इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी मात्र ये 35 वर्षों तक जिंदा रहे हैं। कितने वर्षों तक? 35 वर्षों तक ही जिंदा रहे। लेकिन ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 35 वर्षों तक जिंदा रहे हैं तो सिर्फ 35 वर्ष ही भारतेंदु युग का समय है, बल्कि भारतेंदु युग का जो समय है आपका, भारतेंदु युग का जो समय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म यानी कुल मिलाकर के 1850 से लेकर के और ये 1900 ईस्वी तक माना जाता है। जैसा कि 1900 ईस्वी में एक पत्रिका का संपादन होता है जिसका नाम है सरस्वती मासिक पत्रिका। क्या है? सरस्वती मासिक पत्रिका। तो सरस्वती मासिक पत्रिका तक इसका संपादन माना जाता है और इसका समय माना जाता है। हालांकि सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक दो लोग रहे हैं। इसमें 1900 से लेकर के 1902 ईस्वी तक की बात करें तो इसमें श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे हैं। श्याम सुंदर दास। पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। बहुत ज़्यादा हमें जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि एग्जाम करीब है, तो एक एक पॉइंट्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। श्याम सुंदर दास हैं। इसके बाद हम लोग बात करें अगर 1903 से लेकर के 1920 तक, तो इसके जो संपादक रहे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। और यही कारण है क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि सरस्वती मासिक पत्रिका से प्रकाशित होती थी। तो भाई, सरस्वती मासिक पत्रिका से अगर प्रकाशित होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है इस पत्रिका पर ज़्यादा अधिकार था और जो किताबें प्रकाशित होती थी वह इसी पत्रिका के माध्यम से ही प्रकाशित होती थी। इसीलिए जो द्विवेदी युग हुआ है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं किसकी? ठाकुर जगमोहन सिंह की। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो था वो क्वेश्चन ये था कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है तो प्रेम प्रलाप। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये तो भारतेंदु जी की रचना है, जैसा कि हम लोगों ने जान भी लिया है। थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, जैसा कि मैंने बता दिया है, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न। ठीक है, तो ये जो उपन्यास है साथियों, ये किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का ही है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं जैसे ऋतुसंहार हुआ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कृति है मेघदूत हुआ। ये सभी जो रचनाएं, जैसे मेघदूत कालिदास की रचना मानी जाती है, लेकिन ठाकुर जगमोहन सिंह ने मेघदूत ही नाम से इन्होंने कालिदास की रचनाओं का, जो कि संस्कृत भाषा में लिखित था, उसको इन्होंने रूपांतरित कर दिया है। तो ऋतुसंहार मेघदूत यह इनकी रूपांतरित रचना है, मतलब ये कह सकते हैं कि अनूदित रचना है। इसको लिख लेंगे आप लोग, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, अनूदित रचना मानी जाती है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, कह रहा है कि भारतेंदु युगीन कवि हैं, और भारतेंदु युगीन कवि कौन है? तो दिया हुआ है आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है भारतेंदु युग के कवि हैं, और प्रश्न जो एग्जाम में आपके बार बार बनता है वो ये बनता है कि इनमें से कौन से द्विवेदी युग के कवि हैं, इनमें से कौन से छायावाद युग के कवि हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं। जरा लिखना हेडिंग डाल करके कि भारतेंदु युगीन कवि, भारतेंदु युगीन कवि। तो पहले तो भारतेंदु युगीन में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हम लिख लेते हैं। शुरुआत करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद लिखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनकी उपाधि है। ये जो प्रेमघन के नाम से इनको जानते हैं हम लोग, तो प्रेमघन उपाधियां, और खासतौर पर उपाधियों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। प्रताप नारायण मिश्र एक बड़ा नाम आता है, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र हो गए आपके। जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, ये सभी लोग भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। क्लियर बातें? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्टेटमेंट है और प्रताप नारायण मिश्र का ही ये कथन है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है, तो इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से माना जाता है। आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काव्य पंक्तियां दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि घूरे कलत्ता बीने कनातन कडोले बाध है, जैसा शीर्षक दिया गया था। ये भी प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ये दिया गया था। हम लोग थोड़ी सी बात प्रताप नारायण मिश्र की कर लेते हैं। आइए, एक भारतेंदु युग के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। देखिए प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम लोग बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी ने हिंदी का एडिशन कहा है। लिख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है, हिंदी का एडिशन कहा है। तो फिर आपको प्रश्न ये भी हो सकता है भाई एडिशन कौन है? जितने भी पाश्चात्य साहित्यकारों के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं, देखिए खासतौर पर जब हम बीपीएससी की बात करते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करते हैं, तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो पाश्चात्य साहित्य और साहित्यकार हैं उनके विषय में थोड़ा सा कम आता है। लेकिन जब रीट की बात करते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, एलटी ग्रेड की बात करते हैं, नेट और जेआरएफ की बात करते हैं, तो खासतौर पर पाश्चात्य साहित्य और साहित्यकारों के विषय में पूछा जाता है। इसके बाद देख सकते हैं कि एक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया है जिसका नाम है ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका, इस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने कानपुर से किया है। कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी है, और यहां से इन्होंने किया था 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में इन्होंने किया था। इनका जो समस्त काव्य संग्रह है, समस्त काव्य संग्रह, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन फिर भी इतना डिटेल बता दे रहा हूं कि जिससे कि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। समस्त काव्य संग्रह इनका प्रताप लहरी के नाम से जाना जाता है, प्रताप लहरी के नाम से जाना जाता है। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है गो संकट। क्या नाम है? गो संकट। और ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर उस समय जो गो संकट की समस्या थी उस पर लिखा गया एक बहुत ही मार्मिक इनका नाटक माना जाता है गो संकट। लेकिन ध्यान रखेंगे एक नाटक और है जिसकी हम चर्चा पहले ही कर देते हैं, इसका नाम है गौ संकट। खासतौर पर दोनों बात एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, एक जगह गो मिलता है, एक जगह गौ मिलता है, दोनों का अर्थ गाय से ही है। तो गौ संकट जो लिखा गया है
ये पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा, पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है, व्यास के द्वारा लिखा गया है। और अंबिका दत्त व्यास ने ये जो गौ संकट नामक जो रचना है इनकी, ये भारतेंदु जी के कहने पर लिखा था। किसके कहने पर? तो आप कहेंगे भारतेंदु जी के कहने पर, भारतेंदु जी के कहने पर लिखा। चलिए, इतनी बातें स्पष्ट हो गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है। एक एक चीजों का विश्लेषण बहुत ही आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। प्रताप नारायण मिश्र का एक बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं जिसमें कहा गया कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रताप नारायण मिश्र से है। प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पेज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ गया भाषा से, जैसे बोली और भाषा, इसकी चर्चा हम लोग एक दिन क्लास में करेंगे। बोली और भाषा हुआ, पत्र और पत्रिकाएं हुआ, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसकी विशेष चर्चा हम लोग किसी दिन क्लास में जरूर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि तुर्की किस भाषा का शब्द है। तो तुर्की भाषा का जो शब्द है वह है लाश। क्या है? लाश। एक और होता है लाश, एक होता है शब्द होता है लाश, इसको पढ़ते हैं लाश। जैसे उल्लास होता है, हर्षोल्लास के लिए इसका प्रयोग होता है खासतौर पर, लेकिन ये होता है लाश जिसको डेड बॉडी कह सकते हैं। तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। और जितने भी काटने पीटने वाले सामान होते हैं, खासतौर पर हम लोग चाकू की बात कर लेते हैं, हम लोग कैंची की बात करते हैं, ये सभी आपके तुर्की भाषा के ही शब्द होते हैं। तो बिहारी विहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहारी विहार, ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। बिहारी विहार इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास को माना जाता है, जैसा कि हम लोगों ने अंबिका दत्त व्यास के विषय में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक बात और जान लेना, अंबिका दत्त व्यास की कुछ कृतियां और जान लेना। आप लोग लिख लीजिए अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, इनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। देखिए इनकी कृतियां हैं, रचनाएं इनकी लिख लीजिए। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बिहारी विहार, बिहारी विहार। अगली इनकी रचना है गौ संकट, जैसा कि हमने बताया भी था, गौ संकट। और गौ संकट इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहने पर लिखा है। ध्यान रखेंगे कि यह एक नाटक है। क्या है? यह एक नाटक है, गौ संकट। इसके बाद ललिता नाटक, ललिता नाटक इन्हीं की रचना मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है कि भारतेंदु युगीन लेखक हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने भारतेंदु युगीन लेखक के विषय में इसके पहले सब कुछ जाना है। प्रताप नारायण मिश्र हो गए आपके, भारतेंदु युगीन। खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो भारतेंदु युगीन जो कि कवि कहे जाते हैं। बहुत सारे और भी हैं, जैसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात कर लेते हैं, अंबिका दत्त व्यास की बात करते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हुए, राधा कृष्ण दास हुए, ये सभी लोग जो है वो भारतेंदु युगीन ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, जिनका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, उनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये नवीन भी एक इनकी उपाधि दी गई है। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर देते हैं भाई बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में, थोड़ी सी अध्ययन करेंगे। हेडिंग लगाएंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन। सभी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन। देखिए ऐसा लगता है मुझे कि आप लोगों को आवश्यकताएं कम है, ठीक है, क्योंकि पढ़ते तो हैं आप लोग, ये तो डेफिनेटली सत्य है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, नोट भी करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं कभी भी कि सर मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, आप रोक देते हैं उसको। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। कुछ भी मत करिए, लेकिन कमेंट जरूर करना है आपको कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है और किस पर वीडियो बनाना उचित रहेगा, या फिर वीडियो आपको कैसी लगी। तो एक कमेंट करने में कुछ नहीं होता है, कमेंट जरूर करना है आपको। बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। यह छायावाद के कवि हैं। कैसे कवि हैं? ये छायावाद के कवि माने जाते हैं, छायावाद के कवि हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि छायावाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है, जरूर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके। बालकृष्ण शर्मा नवीन का एक रचना है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है
प्राणार्पण, प्राणार्पण। और जो प्राणार्पण इनकी रचना है, ये ध्यान रखना है कि भारतेंदु जी के कहने पर इन्होंने लिखा था। भारतेंदु जी के कहने पर इन्होंने लिखा है। यह एक खंड काव्य है। ये क्या है? एक खंड काव्य माना जाता है, खंड काव्य है। ये भी कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है और कौन सा आख्यानक गीतियां हैं। ये खंड काव्य हुआ, महाकाव्य हुआ और आख्यानक गीतियां, ये तीनों प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य कृति है वो कौन सी नहीं है? आप देख सकते हैं कि प्रेम पुष्पावली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं मानी जाती है, बल्कि ये प्रताप नारायण मिश्र की कृति है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनका बहुत ही प्रसिद्ध एक नारा है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ये किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। हम लोग प्रताप नारायण मिश्र की थोड़ी सी कृतियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लिख लीजिए यहीं पर प्रताप नारायण मिश्र की कृतियां। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं, रचनाएं की जगह पर आप लोग लिख लीजिएगा काव्य कृतियां। काव्य कृतियां। तो प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? आप लिखिए मन की लहर, मन की लहर और लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति शतक, ये दो महत्वपूर्ण की काव्य कृतियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। भाई ये तो नाम बहुत ही प्रसिद्ध है आपका। हिंदी साहित्य के पितामह की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहते हैं? हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और हिंदी गद्य साहित्य की बात करें या हिंदी काव्य साहित्य की बात करते हैं, खासतौर पर अगर हम लोग खड़ी बोली की बात करते हैं तो खड़ी बोली में भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यही कारण है कि आधुनिक काल को हम लोग पुनर्जागरण काल के भी नाम से जानते हैं। यह आंख बड़ी वाला है, यह आंख बड़ी वाला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही को सूल। ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भाई स्वाभाविक सी बात है कि भाषा जो होती है वो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने देश में या किसी भी देश हो, क्षेत्र हो, बोली और भाषाओं का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये जो बात कही गई है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कही गई है। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाओं के विषय में यहाँ पर देख लेंगे। जैसा एक रचना इनकी भक्त सर्वस्व, सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी। एक बात ध्यान रखना है साथियों, गीत गोविंदानंद, गीत गोविंदानंद, इसके विषय में थोड़ी सी अध्ययन कर देते हैं एक बार। गीत गोविंदानंद, ध्यान रखना कि जो गीत गोविंदानंद है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक काव्य संग्रह है, मतलब एक काव्य है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम गीत गोविंद के विषय में। देखिए एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद, गोविंद। दूसरी रचना में लिख रहा हूं गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका। और तीसरा में लिख रहा हूं गीत गोविंदानंद, गीत गोविंदानंद, गोविंदानंद। देखिए गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। किसकी है? तो आप कहेंगे ये जयदेव की रचना है, लेकिन वहीं पर हम जब गीत गोविंद की टीका की बात करते हैं, मीराबाई की रचना है। मीराबाई अपने जमाने की एक प्रसिद्ध कवित्री थी मीराबाई, और कृष्ण भक्ति परंपरा की ये बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती हैं। गीत गोविंदानंद की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
ठीक है, चलिए सारी बातों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मुझे लगता है कि इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन थे वो सब का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा हमने ले रखा है। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। एक भी क्लास, एक भी पॉइंट्स, कुछ भी आपको मिस नहीं जाना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा है। तीनों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो काव्य धारा है उसको स्वदेश प्रेम की तरफ इन्होंने मोड़ दिया है। साथियों, हम जब बात करते हैं इससे पहले, जब जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल से पहले की जब हम बात करते हैं, यानी रीत काल की बात करते हैं, तो रीत काल में जो रचनाएं लिखी गई, इसकी थोड़ी सी बात जान लीजिएगा। जो रीत काल में रचनाएं लिखी गई, रीत काल में जो रचना लिखी गई थी, इसमें विशेष तौर पर शासकों के राज्याश्रित कवि थे, तो शासकों की प्रशंसा में रचनाएं लिखी गई थी। और ये जो रचनाएं लिखी गई हैं, इसमें श्रृंगार रस का सबसे अच्छा वर्णन देखने को मिल जाता है। चाहे वो हम केशवदास की बात करते हैं, चाहे वो मतराम की बात करते हैं, देव की बात करते हैं, या हम लोग द्विज देव की बात करते हैं, घनानंद की बात करते हैं, आलम की बात करते हैं, बोधा की बात करते हैं, ठाकुर की बात करते हैं। ये जितने भी रीतकालीन कवि हैं, या बिहारी दास की बात करते हैं, ये जितने भी रीतकालीन कवि हैं, इन्होंने कहीं कहीं राजाओं की प्रशंसा में अपनी रचनाओं को अंजाम दिया है। और ध्यान रखना, एक बात और पूछा जाता है कि रीतकाल की कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में ना होकर के अवधी भाषा में है, क्योंकि रीतकाल की जो रचनाएं हैं वो खास तौर पर उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे बिहारी में बिहारी सस्सई, बिहारी ने बिहारी सस्सई की रचना किया है, लेकिन बिहारी सस्सई ब्रज भाषा में लिखा गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रचना है, कुछ 2-3 ऐसी रचनाएं हैं जो कि अवधी भाषा में है। तो हम रीतकाल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे, और आपने नोट भी किया होगा। फिर हम कभी जब इसका PYQ कराएंगे तो उसमें हम चर्चा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह था कि रीत काल में कहीं न कहीं स्वदेश प्रेम की भावनाओं से निहित होकर के रचनाओं को अंजाम नहीं दिया गया। जब हम रीत काल से पहले आते हैं तो हम प्रवेश करते हैं भक्ति काल में, और कहीं कहीं भक्ति काल में जो रचनाएं की गई हैं उसमें खास तौर पर भक्ति से संबंधित चीज़ें हैं। चाहे उसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, और श्रृंगार रस में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को साधने का प्रयास किया गया है। भक्ति काल में जैसे सूफीवाद की हम जब बात करते हैं तो सूफीवाद में भी वही है, चाहे वो मलिक मोहम्मद जायस की पद्मावत की बात करें, या फिर हम लोग कुतुबन की मृगावती की बात करें, या मंझन के मधुमालती की बात करें, तो इसमें कहीं कहीं लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम, यानी परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, जो ध्येय है, उसको प्राप्त करने का प्रयास भक्ति काल में किया गया है। तो यहाँ भी कहीं कहीं स्वदेश प्रेम की बात नहीं झलकती है, और आदिकाल की बात करते हैं तो वहाँ पर तो झलकता नहीं है। लेकिन स्वदेश प्रेम की बात अगर कहीं झलकती है तो जब हम लोग भारतेंदु काल पढ़ते हैं तो वहाँ पर आकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरुआत होती है स्वदेश प्रेम की बात, और यहाँ पर आधुनिक काल में स्वदेश प्रेम की बात निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई देता है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है जिसका नाम है भारत दुर्दशा, नाटक है ये, भारत दुर्दशा। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि भारत दुर्दशा पर बैन लग गया था, ठीक है, लेकिन बाद में आगे चल करके यह प्रकाशित होती है, और इसमें भारत की जो स्थितियां हैं, जो भारत की परिस्थितियां हैं, उसका मार्मिक चित्रण भारत दुर्दशा में किया गया है। इसी प्रकार से जब हम लोग द्विवेदी युग को पढ़ते हैं तो द्विवेदी युग में एक रचना है भारत भारती, आगे आएगा आपको भारत भारती। और आपको पता है कि भारत भारती एक रचना है जिसको अंग्रेजों ने इसका नाम समझ लिया जनाना हिंदुस्तान, और चूंकि अंग्रेजों को जब भी लगता था कि कहीं कहीं इस रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना निहित है तो उस पर बैन लगा दिए जाते थे। इस रचना पर बैन लगा दिया गया। बाद में यह रचना प्रकाशित होती है, और 1936 यानी 1936 में काशी में आपको जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। हालांकि इनको महादेवी वर्मा दद्दा के नाम से पुकारती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1890 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। आइए थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके विषय में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में थोड़ी सी अध्ययन हम लोग फिर करते हैं। देखिए हम लोग साथियों जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं, चूंकि इन्होंने गद्य को इन्होंने खड़ी बोली में लिखा, इन्होंने गद्य को किस में लिखा, तो खड़ी बोली में लिखा। इन्होंने काव्य को किस में लिखा है, तो काव्य को इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है, इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है काव्य को, ध्यान रखना। और मिस्र में, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, मिस्र, इजिप्ट जिसको कहते हैं मिस्र,
मिस्र में, ध्यान रखना, मिस्र में भारतीय सेना के विजय के उपलक्ष्य में, भारतीय सेना के विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक रचना लिखा था जिसका नाम है विजयनी विजय वैजयंती, विजयनी विजय वैजयंती, वैजयंती। और ये जो रचना है ये निबंध काव्य है। ये क्या है? ये निबंध काव्य है। 1882 यानी 1882 ईस्वी में इसको लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे कि रिपन की प्रशंसा में, स्टार बना लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में। रिपन, लॉर्ड रिपन, रिपन की प्रशंसा में, रिपन की प्रशंसा में इन्होंने रिपनाष्टक नामक काव्य लिखा है। इन्होंने रिपनाष्टक नामक काव्य लिखा है 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। और ध्यान रखना कि काबुल विजय के उपलक्ष्य में, काबुल विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में इन्होंने विजय वल्लरी लिखा है। विजय वल्लरी, विजय वल्लरी लिखा है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे हिंदी भाषा की। देखिए, जब हम लोग हिंदी भाषा की बात करते हैं, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, हिंदी भाषा की बात करते हैं तो जो हिंदी भाषा का प्रकाशन है वो 1890 में है। और हिंदी भाषा की जब बात करते हैं, हम लोग दूसरे पेज पे इसकी चर्चा कर लेते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे, जब हम लोग हिंदी भाषा की बात करते हैं तो जो हिंदी भाषा है ये भारतेंदु की रचना है। किसकी है? भारतेंदु जी की रचना है ये। ठीक है, और हिंदी भाषा हिंदी में लिखा गया काव्य है। किसमें लिखा गया? तो आप कहेंगे हिंदी में लिखा गया काव्य है, हिंदी में लिखा गया काव्य इसको माना जाता है। देखिए, भारतेंदु जी ने जो काव्य लिखा है, जो काव्य लिखा है, इस काव्य को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो आप कहेंगे कि इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। लेकिन ध्यान रखेंगे, फिर भी इन्होंने दो ऐसे काव्य हैं जो खड़ी बोली में लिखा है। एक, फिर भी पहला काव्य लिख लेना इनका दशरथ विलाप, दशरथ विलाप, दशरथ विलाप। और दूसरा लिख लेना फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ये जो दो रचनाएं हैं इनकी वो खड़ी बोली में लिखी गई हैं, खड़ी बोली। फिर से बता दे रहा हूं आपको, भारतेंदु जी ने जो गद्य लिखा है, भारतेंदु जी ने जो गद्य लिखा है ये खड़ी बोली में लिखा है। किस में लिखा है? तो आप कहेंगे खड़ी बोली में। और जिन्होंने काव्य लिखा है, काव्य, ये इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। लेकिन फिर भी इनके दो काव्य रचनाएं ऐसी हैं, एक है दशरथ विलाप, दूसरा है फूलों का गुच्छा। ये दोनों रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में न लिख करके बल्कि किस में लिखा है? तो खड़ी बोली में लिखा है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जानकारी आज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास ये रहने वाली है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक नोट पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि हम द्विवेदी युग, भारतेंदु युग अभी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद द्विवेदी युग पढ़ाएंगे, फिर छायावाद पढ़ाएंगे, फिर छायावाद उत्तर युग पढ़ाएंगे, और छायावाद उत्तर युग में हम लोग प्रगतिवाद पढ़ाएंगे, फिर प्रयोगवाद पढ़ेंगे, नई कविता पढ़ेंगे, नकेनवाद या प्रपद्यवाद का अध्ययन करेंगे। तो ये जितने भी क्रम वाइज जितने भी टॉपिक के हम वीडियो बना रहे हैं, अगर इन वीडियो को देखते हैं तो इतना हेल्पफुल वीडियो होगा ये, निश्चित रूप से कि आप परीक्षा में पास जरूर हो जाएंगे। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए मेरे साथ चलेंगे। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व, ये अनुवाद किसका भी? तो ये नारद भक्ति सूत्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह, जैसा कि हमने बताया भी है, भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से संग्रहित है। किस नाम से? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से।
आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ विश्लेषण भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग जानते हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? तो साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार हो सकता है कि बीपीएससी TRE में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ध्यान रखेंगे कि जो हमारी ये वीडियो बन रही हैं वो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले तो हम बीपीएससी की बात कर लेते हैं। बीपीएससी TRE 4.0 को टारगेट करते हुए यूपी LT ग्रेड टारगेट करते हुए, साथ ही साथ TGT और PGT मतलब 9 to 10th, PGT मतलब 11 to 12th। ठीक है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी पुनर्जागरण काल जो है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभेद किया गया है पुनर्जागरण काल के नाम से। यानी इस कालखंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हिंदी पुनर्जागरण के काल के नाम से जानते हैं। आगे एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। लिखा गया है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। और आगे यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां मानी जाती हैं। तुर्की भाषा का शब्द, ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन इसके पहले देख रखा है, लाश होता है। और बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास माने जाते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ये भी हम बता चुके हैं, ये भी रिपीटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने 2, 3, 4 प्रश्न रिपीट भी कर दिया आपको समझने के उद्देश्य से कि आपको कितना आ रहा है। वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो कि एक छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो साथियों आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किया है भारतेंदु युग से, और अब हमारा आरंभ हो चुका है आधुनिक काल का। आधुनिक काल में आज की जो क्लास है हमारी वो भारतेंदु युग से है। अगली क्लास हम बनाएंगे द्विवेदी युग से, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। लेकिन साथियों जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देंगे। आपका जिस प्रकार से सपोर्ट मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ जब आपका सपोर्ट मिलता है तो फिर हमें वीडियो बनाने का मन करता है, हमारे अंदर भी एक प्रेरणा मिलती है। कहीं न कहीं हर किसी के लिए एक मोटिवेशन जरूरी होता है। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में जो कमेंट लिखना है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम है। जरूर लिखना भूलें मत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।